आज हम लोग कीन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरम की पे बात करने जा रहे हैं। कीन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरम की मैं जब बात करता हूँ तो 1930 या 29 में एक महान मंदी आई थी। कीन्स के जो गुरु थे रॉबर्टसन थे, और कीन्स को मैंने बताऊं कि कीन्स ने अपने समय में सिविल सर्विस एग्ज़ाम को टॉप किया था, ठीक है। लेकिन सबसे कम नंबर उनको कीन्स को मिले थे तो वो इकोनॉमिक्स में मिले थे। फिर बाद में कीन्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को छोड़ा, उनके गुरुजी ने हेल्प किया और उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया। कीन्स अमेरिका में आए और 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य लगातार कम होता चला गया। वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम होने से एक इकोनॉमी में इम्पैक्ट दिखाई पड़ा कि जब प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्लाइन हुआ तो उससे प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर भी डिक्लाइन होने लगा। जब प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर डिक्लाइन हो गया तो उससे डेल्टा आई का मान भी डिक्लाइन हुआ, अर्थात इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन हो गया। जब इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो गया तो उससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट छिन गया। जब एम्प्लॉयमेंट छिन गया तो डेल्टा वाई का मान भी डिक्लाइन कर गया। तो जब एक बार अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का मूल्य उसकी वैल्यू से कम हो जाता, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु का प्राइस उसकी वैल्यू से कम हो जाता है तो निश्चित उस है कि उस अर्थव्यवस्था के लिए क्या होते हैं, बैड डे हम कह सकते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। 1929 की महान मंदी में यही बात हुई। वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तो तेजी से गिरा। वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को कम होने से एक वर्ग बड़ा खुश होता है, वो वर्ग है कंज्यूमर। कंज्यूमर बहुत खुश होता है, लेकिन इनकी खुशी केवल अल्पकालिक होती है, क्योंकि वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से वस्तुएं सस्ती तो हो जाएंगी, लेकिन आपके पास जब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, आपका रोजगार नहीं रहेगा, तो इनकम कहां से आएगी? उन वस्तुओं को खरीदने के लिए इनकम आप कहां से पाओगे? ये एक प्रश्न बन जाता है। तो क्षणिक सुख कंज्यूमर को मिलता है कि अरे इस बाजार में वस्तुएं बड़ी सस्ती हैं, बट उसका लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इकोनॉमी में आपकी जो इनकम सोर्स है वो भी खत्म होने वाला है। तो कीन्स ने देखा कि अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन हो जाती है जब अर्थव्यवस्था में ग्रेट डिप्रेशन हुआ, और इन्होंने कीन्स ने लगभग 5-6 साल का वेट किया कि शायद इकोनॉमी ऑटोमेटिक रिकवर करेगी, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एक बात कही थी कि ऑटोमेटिक पावर्स जो होती हैं वो इकोनॉमी को फिर से इक्विलिब्रियम स्टेज पर ले आएंगी। ऑटोमेटिक पावर्स जो होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की होती हैं, मार्केट मैकेनिज्म की होती हैं। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एक बात और कही थी, दैट इज लेजर फेयर की बात कही थी, अहस्तक्षेप नीति की बात कही थी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बाजार को उनकी शक्तियों के अनुरूप छोड़ दो, ठीक है, मार्केट को इंटरफेयर मत करिए। केवल गवर्नमेंट का एक काम है अपने स्टेट की, अपने कंट्री की सुरक्षा करना, और उसके अलावा मार्केट मैकेनिज्म को आप इंटरफेयर नहीं करोगे, डिमांड एंड सप्लाई की पावर ऑटोमेटिक एक नया इक्विलिब्रियम ढूंढ लेंगी। तो लेकिन कीन्स ने 5 साल तक वेट किया, बट मार्केट में कंटिन्यू प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्लाइन होता चला गया। प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्लाइन होने से इकोनॉमी में एक भीषण अनएम्प्लॉयमेंट स्टेज जनरेट हो गया। लोग भूखों मरने लगे। लोगों के पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो नॉर्मल इसेंशियल कमोडिटी सच एज दाल चावल भी खरीद सके। तब कीन्स ने 1936 में क्लासिकल कॉन्सेप्ट को छोड़ा, जबकि क्लासिकल कॉन्सेप्ट वाले उनके गुरुजी ने उनको पीएचडी कराई थी। उन्होंने उस थ्योरम को छोड़ा और उन्होंने अपनी एक नई बुक लिखी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और उसको हम इकोनॉमिक्स के कीन्सियन एज का गीता भी कह सकते हैं। और उसमें कीन्स ने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजिंग बाय द स्टेट,
यानी राज्य सरकार द्वारा मार्केट इंटरफियर को एक्सेप्ट कर लिया जाए, बाजार को हस्तक्षेप की नीति की अपेक्षा उसको इंटरफियर किया जाए, बाजार को छेड़ा जाए, बाजार में जानबूझकर के सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा दिया जाए, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी, और जब लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी तो निश्चित रूप से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज द, क्या करेगा, प्रॉफिट को बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा, एंड प्रॉफिट क्या करेगा, डेल्टा आई के मान को इंप्रूव करेगा, और डेल्टा आई इकोनॉमी में पॉजिटिव मल्टीप्लायर के साथ डेल्टा वाई के मान को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार कीन्सियन कॉन्सेप्ट जो था वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंस था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे बाजार को छेड़ना नहीं है, मार्केट मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक पावर काम करने देना चाहिए, स्टेट की केवल एक जिम्मेदारी होती है प्रोटेक्शन की, सुरक्षा प्रदान करिए, ठीक है, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करिए, बस और कुछ नहीं। लेकिन कीन्स ने कहा नहीं, स्टेट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मार्केट मैकेनिज्म को कंट्रोल करना चाहिए। पहली बार कंट्रोल शब्द का प्रयोग कीन्सियन एज ने प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मार्केट को इंटरफेयर करना आवश्यक है, मार्केट की पॉलिसीज बनानी चाहिए, और इकोनॉमी में जानबूझ करके हमें डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ताकि इकोनॉमी को हम मोड़ सकते हैं। तो कीन्सियन एज क्लासिकल एज पर एक बहुत बड़ा प्रहार था, एक मास्टर स्ट्रोक था, और इससे एक हमारा एज ही खत्म हो गया और एक नया एज स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड कीन्सियन एज। और कीन्स ने एम्प्लॉयमेंट थ्योरम में कहा कि स्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करने में एंड नेशनल इनकम को बढ़ाने में। अब बात आती है कीन्स का रोजगार सिद्धांत 1936 में, 1936 में अर्थशास्त्र में रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा के सामान्य सिद्धांत के रूप में योगदान दिया, और इनकी जो पॉपुलर बुक थी, ये पॉपुलर बुक का नाम था द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। देखिए कीन्स ने 1929 से कितना वेट किया। बार बार क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का एक जवाब था कि मार्केट मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को फिर से क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्रेसिव स्टेज पर ले जाएगा, बट कॉन्टिन्यू इकोनॉमी रिसेशन पे चलती फंसती चली जा रही थी। कीन्स ने इतने साल वेट किया, और वेट करने के बाद बहुत कम समय पर वो जो अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था उसको समाप्त कर दिया, और उन्होंने इसका फार्मूला द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में लिखा। आगे चलकर की कीन्स कहते हैं कि एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है, और उनके विचार में 1930 की महान मंदी के अनुभव के ऊपर आधारित थे, जब बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर थी। बेरोजगारी का मुख्य कारण था पूर्ति की तुलना में कुल मांग में होने वाली कमी, यानी कीन्स ने साफ साफ कहा कि उस स्टेज में जो अनएम्प्लॉयमेंट हाई स्टेज पर पहुंच गया था, उसका एकमात्र रीजन था कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो गई थी। लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड के कारण इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ा था, इकोनॉमी में क्या होता, सुस्ती दिखाई पड़ी थी, रिसेशन हमको दिखाई पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि स्टेट का मतलब होता है आप यूपी समझ लो, एमपी नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ पर हम लोग ये मेंशन करते हैं कि दैट इज द कंट्रीज पॉलिसी। तो उस कंट्री की पॉलिसी होनी चाहिए थी, और याद रखना फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कहीं ना कहीं कीन्सियन इस थ्योरम से बहुत ज्यादा क्या होता है, इन्फ्लुएंस था। आगे जब हम बात करते हैं, अमेरिका, फ्रांस आदि ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए परंपरावादी अर्थशास्त्री जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनके द्वारा दिए गए उपचार को लागू किया, परंतु बेरोजगारी समाप्त तो नहीं हुई। क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने कहा वेट एंड वॉच, बैठो और देखो, मार्केट मैकेनिज्म वर्किंग ऑटोमेटिकली, ठीक, वर्क करेगी ऑटोमेटिकली, और इकोनॉमी ऑटोमेटिकली हमारे पास कहां पर हो जाएगी, फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर आ जाएगी।
ये अमेरिका और फ्रांस द्वारा किया गया, बट इकोनॉमी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई पड़ा। जब इकोनॉमी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई पड़ा तो निश्चित रूप से हमको कोई ना कोई स्टेप लेना अनिवार्य हो गया था। और स्टेप इसलिए अनिवार्य हो गया था क्योंकि अगर हम ये स्टेप नहीं लेते हैं तो वहां पर हंगरनेस की कंडीशन हो गई थी, पॉवर्टी नहीं, हंगरनेस की स्टेज पे चले गए थे। हमारे ह्यूमन वेल्थ को एक भारी नुकसान होने वाला था। तो इसलिए कीन्स के ये थ्योरम को आना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। बेरोजगारी के किस प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी से होता है? प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वो स्तर है जिससे कि वो कुल पूर्ति के बराबर होती है, और प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ा करके इकोनॉमी में बेरोजगारी को दूर किया जाता है। और इफेक्टिव डिमांड कैसे इंक्रीज होगी? बाय द इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने से इफेक्टिव डिमांड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? एक नया मिल जाएगा। और इफेक्टिव डिमांड को नया मिलने के परिणाम स्वरूप हम नए इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाएंगे। कुल मांग में अब देखो एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है? वस्तुओं की, उपभोग वस्तुओं की मांग यानी जिसको आप लोग सी कहते हो, एंड पूंजीगत वस्तुओं की मांग जिसे हम लोग क्या करते हैं? आई कहते हैं। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो दो कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करता है, कंजप्शन कमोडिटीज एंड कैपिटल कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट की संज्ञा देते हैं। अल्पकाल में उपभोग वस्तुओं की मांग कांस्टेंट होती है क्योंकि अल्पकाल में केवल आप क्या करोगे? दाल चावल आटा ही तो कंज्यूम करोगे, लॉन्ग टर्म वाला कंजप्शन तो मेंटेन नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने के लिए निवेश के अंदर वृद्धि करनी पड़ती है। यानी अगर हम ये डिस्कस करें कि अगर एग्रीगेट डिमांड इज डिटरमाइंड बाय सी प्लस आई तो निश्चित रूप से अल्पकाल में सी का मान कांस्टेंट रहता है, यानी आई प्लेइंग द क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हो जाता है? आई का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और आई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में होता है। तो अगर अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई का मान बढ़ता है, क्या होता है? कैपिटल कमोडिटी की डिमांड कंटिन्यू बढ़ती है तो निश्चित रूप से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड तेजी से बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड तेजी से बढ़ने से अर्थव्यवस्था तेजी से इंप्रूव होगी और इकोनॉमी रिसेशन से हटेगी। मान्यताएं, कीन्स के सिद्धांत की मान्यताएं हैं कि यह सिद्धांत केवल अल्पकाल में लागू होता है, शॉर्ट पीरियड में। विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या एक अल्पकालिक समस्या होती है। ठीक है, दीर्घकाल में ये क्या होता है? ये समस्या नहीं पाई जाती है। दूसरा, परफेक्ट कंपटीशन को इन्होंने अपने सिद्धांत पे शुरू किया, पाया। पूर्ण प्रतियोगिता की एजम्पशंस को लेकर के इन्होंने काम किया। थर्ड, क्लोज्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने स्वीकार किया। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है रोजगार तथा आय स्तर पर विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि रियल में यह है कि फॉरेन ट्रेड जो होता है बहुत इंपैक्ट डालता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कीन्सियन थ्योरम को हम समझाने के लिए ये मान लेते हैं कि इकोनॉमी जो हमारी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है और उस पर फॉरेन ट्रेड का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी आय तथा व्यय की अपेक्षा कुल मांग पर सरकारी क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव की अवहेलना की गई है। इग्नोरेंस द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ स्पेंडर और अ टैक्सियर, यानी जो सरकारी आय है और सरकारी व्यय है इसके प्रभाव की अवहेलना की गई है। जबकि आप देखिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है कि इकोनॉमी में अगर सरकारी व्यय बढ़ जाता तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती, अगर सरकारी व्यय घटता, बट यहाँ पे उन्होंने इन चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया। नाउ द नेक्स्ट है, घटती सीमांत उत्पादकता को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जैसे जैसे को श्रम की अधिक इकाइयों को रोजगार दिया जाता है उनकी सीमांत उत्पादकता कम हो जाती है। इस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया। यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो थ्योरम है वो ये बताती है कि जैसे नंबर ऑफ लेबर को हम बढ़ाते हैं किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में तो नंबर ऑफ द लेबर बढ़ने के परिणाम स्वरूप उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू घटती चली जाती है। तो इस थ्योरम को, क्योंकि ये क्लासिकल अप्रोच था और इस क्लासिकल अप्रोच को कीन्स ने यहाँ पर स्वीकार किया। श्रम ही केवल उत्पादन को घटाता और बढ़ाता है। देखो मैंने बोला ना, कीन्स का जो थ्योरम था, सिद्धांत था, वो लेबर
पर एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, लेबर एम्प्लॉयमेंट की, तो लेबर एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। श्रमिकों को मुद्रा भ्रांति, गलत फहमी रहती है। लेबर हैज द मनी इल्यूजन, मुद्रा की कीमत बदलती नहीं है, समान रहती है, होने वाले परिवर्तन करते हैं, कीमत में होने वाले परिवर्तन, होने वाले प्रभाव की अवहेलना करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि श्रमिकों को लगता है कि हमारा वेतन जितना बढ़ता चला जाएगा, प्राइस बढ़ने का उनको इम्पैक्ट को कोई मतलब नहीं था, प्राइस चाहे जितना बढ़ा लो, बस उनका वेतन बढ़ना चाहिए। अगर सरकार उनके मुद्रा से उनके वेतन की अपेक्षा प्राइस ज़्यादा बढ़ा दे तो उनको ये नहीं समझ में आता कि उनकी रियल परचेजिंग पावर डिक्लाइन कर गई है, उनको केवल अपने मुद्रा से मतलब होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के इस थ्योरम का डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया। मुद्रा के मूल्य के द्वारा संचय भी किया जाता है। मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यहाँ पर यह मनी को एक रोल दिया गया कि मुद्रा जिन्हें केवल विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम संचय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो वर्किंग फंक्शन को एक्सेप्ट किया गया, एक एक्सचेंज मीडियम को एंड एक स्टोरिंग मीडियम को भी यहाँ पर स्वीकार किया गया कीन्स के सिद्धांत पर। अगला है, आय में जिस अवधि में वृद्धि होती है उसी अवधि में उपभोग तथा निवेश में परिवर्तन होता है। यानी कीन्स क्या कहना चाहते हैं? कीन्स ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रेजेंट टाइम यानी टी टाइम की आपकी इनकम बढ़ती है तो टी टाइम का आपका कंजप्शन बढ़ेगा और टी टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जबकि आगे के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि आपका जो प्रेजेंट टाइम का कंजप्शन होता है, प्रेजेंट टाइम का जो कंजप्शन होता है वो पूर्व टाइम की इनकम पर निर्भर करता है, यानी T-1 पर निर्भर करता है। प्रेजेंट वर्तमान ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इट विल बी डिटरमाइंड बाय प्रीवियस ईयर इनकम। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा, कीन्स ने कहा कि प्रेजेंट टाइम का इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट टाइम की नेशनल इनकम पर डिटरमाइंड होती है। तो इन्होंने प्रेजेंट वाली कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, लेगेटी की बात नहीं किया है, पूर्वकालिक बात को नहीं इन्होंने स्वीकार किया है। अगला पॉइंट है, संतुलन की स्थिति अपूर्ण रोजगार की अवस्था में भी संभव है। ठीक है, संतुलन की स्थिति अपूर्ण रोजगार की अवस्था में भी संभव है। इसका मतलब होता है कि अगर इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसे भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट है बट इक्विलिब्रियम है। तो कीन्स ने इस बात को स्वीकार किया कि अर्थव्यवस्था अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनी रह सकती है। नाउ द नेक्स्ट है, बचत आय पर निर्भर करता है, निवेश ब्याज की दर पर निर्भर करता है। ये उन्होंने दो रिलेशनशिप किया कि इकोनॉमी में जो सेविंग होती है इट इज फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम होता है एंड इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो ये रिलेशनशिप को यहाँ पर स्वीकार किया गया। दूसरा, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम माना गया। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में यदि इनकम बढ़ती चली जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप सेविंग बढ़ती है, और यदि इकोनॉमी में इनकम डिक्लाइन करती है तो सेविंग हमारी घटती है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्वीकार किया गया और इन फलन की मान्यताओं को स्वीकार करने के बाद ही कीन्सियन थ्योरम काम करती है। आगे आपके पास है, ब्याज मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो इकोनॉमी में मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है मुद्रा की मांग तथा पूर्ति पर निर्भर करता है। नाउ द नेक्स्ट है ये थ्योरम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, राष्ट्रीय आय, रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है, क्योंकि उत्पादन के साधन जैसे पूंजी, तकनीक आदि कांस्टेंट रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो टोटल प्रोडक्शन है इट इज, अथवा जो नेशनल इनकम है, ये क्या होता, ये किस पे डिपेंड करता है, ये रोजगार पर, यानी इट इज फंक्शन ऑफ एन होता है। चाहे आप टोटल प्रोडक्टिविटी की बात कर लो, चाहे नेशनल इनकम की बात कर लो। तो अगर इकोनॉमी में रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो उससे टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। तो कीन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितना अधिक हम रोजगार को बढ़ाएंगे, जितना हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे, रोजगार को प्रोवाइड करने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में उतनी तेजी से अर्थव्यवस्था में क्या होगा, नेशनल इनकम एंड टोटल प्रोडक्शन इकोनॉमी में इंक्रीज करेगी।
नाउ द नेक्स्ट है प्रभावपूर्ण मांग। कुल मांग का वो स्तर है जिसके वो कुल पूर्ति के बराबर होती है, अर्थात प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ा करके इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। तो इफेक्टिव डिमांड पॉइंट को हमको बढ़ाना होगा, और इफेक्टिव डिमांड पॉइंट कैसे बढ़ेगा? एग्रीगेट डिमांड पॉइंट को बढ़ाने से। तो इकोनॉमी में हम ये जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकता है? तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए मैंने बोला था घाटे का बजट बनाइए, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाइए, इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाइए, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दीजिए, लोगों का वेतन बढ़ाइए। तो जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगा, और इफेक्टिव डिमांड बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम दोनों जनरेट होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम दोनों जनरेट होगी। तो इकोनॉमी में अगर आप एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में आपको दोनों चीजों को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम होती है इट इज फंक्शन ऑफ एन का क्या मतलब होता है? रोजगार है। यानी जो आपकी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम इट इज फंक्शन ऑफ क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है। अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ने से इकोनॉमी में नेशनल इनकम भी कंटिन्यू बढ़ना चालू कर जाएगी। इकोनॉमी में नेशनल इनकम कंटिन्यू इन्हेंस करना चालू हो जाएगी, और इससे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट देने का एक वो मिल जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा कि इकोनॉमी में हम जितनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएंगे हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए सरकार को ऐसी योजनाएं लॉन्च करनी चाहिए जिससे देश के क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बढ़े, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के परिणाम स्वरूप नेशनल इनकम भी कंटिन्यू बढ़ती चली जाए। नाउ द नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। मैंने आपको अभी बताया कि अर्थव्यवस्था में जो नेशनल इनकम होती है वो एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करती है, और एम्प्लॉयमेंट इफेक्टिव डिमांड पॉइंट डिटरमाइन करता है। तो अर्थव्यवस्था में रोजगार कौन बढ़ाएगा? इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। इफेक्टिव डिमांड पॉइंट कौन बढ़ाएगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगा, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए आपको पॉलिसी चाहिए। तो ये रिलेशनशिप आपको आना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम बढ़ती है एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ये पॉइंट याद रखिएगा। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इफेक्टिव डिमांड पॉइंट के द्वारा, इफेक्टिव डिमांड के द्वारा, ईडी के द्वारा। ईडी कैसे बढ़ता है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के कारण। एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ती है? इकोनॉमी में घाटे का बजट बनाइए, घाटे का बजट। आप इकोनॉमी में सामाजिक योजनाएं चालू करिए, लोगों का वेतन बढ़ाइए, लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बढ़ाइए, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बढ़ाइए, अर्थव्यवस्था में पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, रोडें बनाइए, बिजली पानी की व्यवस्था करिए। उससे इकोनॉमी में मनी स्प्रेड होगा, अर्थव्यवस्था में मनी फैलेगी, और जब मनी फैलेगी तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में हमें कुछ नई चीजें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, रोजगार की स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करते हैं, और इन प्रभावपूर्ण मांग को कैसे करेंगे? तो जो इफेक्टिव डिमांड होता है इट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं वहीं पर इफेक्टिव डिमांड पॉइंट का निर्धारण हो जाता है। तो इफेक्टिव डिमांड पॉइंट को हमको निर्धारित करना होगा। प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वो स्तर होता है जिसके वो कुल पूर्ति के बराबर होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ही इफेक्टिव डिमांड पॉइंट को निर्धारित करेगी। अब कुल पूर्ति कीमत तथा कुल पूर्ति तालुका के अंतर को समझना बहुत जरूरी होता है। कुल पूर्ति कीमत का मतलब होता है वो कुल रकम जो सभी उत्पादकों को रोजगार की एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से प्राप्त होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है एक प्रोड्यूसर ने 500 यूनिट वस्तुएं बनाई, 500 यूनिट वस्तुएं बनाने के बाद तो सोचा कि अगर 10 रुपए में हम इसको बेचेंगे तो 5,000 रुपए मिल जाएगा। तो ये एग्रीगेट सप्लाई वैल्यू है,
एग्रीगेट सप्लाई वैल्यू का मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर कह रहा कि 500 वस्तुएं हैं, अगर वे बाजार में 10 रुपए में बिकेंगी तो मुझे 5,000 रुपये मिल जाएगा। तो 5,000 से अगर कम उसको मिला तो एग्रीगेट सप्लाई का मान कम हो जाएगा और एक उत्पादक निराश हो जाएगा। तो कम से कम उसे 5,000 रुपये मिलने चाहिए ताकि इकोनॉमी को लीड कर सके, ताकि इकोनॉमी में वो बना रहे। तो ये मिनिमम कॉस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूसर होती है। एक प्रोड्यूसर को कम से कम 5,000 रुपये मिलना चाहिए। इसके ऊपर अगर मिल जाता तो बहुत खुश होगा और तेजी से इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तु को बाजार में बेच करके जितना प्राप्त करता, वास्तव में जितना बेच करके प्राप्त करता, वही कुल पूर्ति कीमत कहलाती है। इसके उलट कुल पूर्ति तालिका या कुल पूर्ति से मतलब उस तालिका से जो रोजगार की अलग अलग स्तर पर मिलने वाली कुल पूर्ति कीमत को दर्शाती है। मान लीजिए 1 लाख लोगों को रोजगार में लगाया तो कुल पूर्ति कीमत 10 लाख है। मान लीजिए 2,000 लोगों को रोजगार में लगाया, अब भाई ज़्यादा चाहिए तो उसको कुल पूर्ति की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दैट इज 20 लाख हो जाएगी। तो इस प्रकार जैसे जैसे नंबर ऑफ द इम्प्लाई इन द उसको रोजगार में लगाता जाएगा, कुल पूर्ति कीमत कॉन्टिन्यू घटती या बढ़ती चली जाती है। और इसे हम जिस तालिका से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस टेबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे टोटल सप्लाई क्या होता है, टेबल के नाम से, एग्रीगेट सप्लाई टेबल के नाम से जाना जाता है। तो ये हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुल मांग क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि उस रकम से है जो उत्पादकों को रोजगार में एक निश्चित उत्पादन स्तर पर बने रहने के लिए आवश्यक होता है। अगर हम इतना रोजगार दे देंगे, इतना रोजगार देने के परिणाम स्वरूप इतना हमको मिले, अगर उतना एक उत्पादक को नहीं मिलता, मान लीजिए उसने 10 लेबर लगाए, 10 लेबर को लगाने के बाद उसे 1,000 रुपये तो कम से कम चाहिए ना। तो अगर उसको उत्पादित वस्तुओं को बेचने के बाद जितना वो प्राप्त करने की आशा करता है वही उसकी कुल मांग कीमत होती है। एग्रीगेट, ये कुल शब्द का प्रयोग आप समग्र से करो ज़्यादा अच्छा है, एग्रीगेट शब्द है, एग्रीगेट मांग कीमत कहलाती है। तो कुल मांग तालिका क्या, जैसे जैसे नंबर ऑफ द लेवल बढ़ेंगे उसकी प्रत्याशित आय भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। और कुल मांग को 2 भागों में मैंने बांटा था, उपभोग तथा निवेश। मैंने बताया था कि एग्रीगेट जो डिमांड होती है वो C+I के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उपभोग व्यय, उपभोग व्यय क्या मतलब होता है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि उपभोग व्यय वह व्यय होता है जो एक उपभोक्ता व्यय करना चाहता है। तो ये एक प्रकार की एग्रीगेट डिमांड है। तथा आपके पास क्या हो जाता है, कुल उपभोग व्यय डिटरमाइन करता है कि आपकी एपीसी कितनी है और आपकी एमपीसी कितनी है। तो कुल उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर निर्भर करती है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर निर्भर करने के कारण इसे हम कुल उपभोग या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं निवेश। निवेश का मतलब होता है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले क्षेत्र में कितना पैसा लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि वो क्षेत्र जिसमें हम पैसा लगाने के परिणाम स्वरूप पुनः पैसा प्राप्त करें। तो वो क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट सेक्टर कहलाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड के अंतर्गत हमने आई पर चर्चा आपके साथ की, और आई ये बताता है कि इकोनॉमी में लोगों का इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कितना है। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, ग्रोथ भी ज़्यादा होती चली जाएगी। ये पॉइंट हम अच्छे से जानते हैं। अब देखो क्या होता है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से और क्लियर करते हैं। डायग्राम आप देखिए क्या है। तो डायग्राम में हमने क्या किया कि डायग्राम में आधार अक्ष पर हमने रोजगार को लिया है। आधार अक्ष पर हम लोग रोजगार को लेते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ओ एक्स है, ये आपके पास लंब अक्ष पर वाई है, और हमने क्या किया, आधार अक्ष पर हमने रोजगार को लिया है, एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। और जिसको हम लोग सिंबल देंगे एन, एन क्योंकि एन कॉमन चीज़ है, कॉमन सिंबल है। और हम नेशनल इनकम को हम लेते हैं कहाँ पर, लंब अक्ष पर नेशनल इनकम को, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं वाई से। अब चलो
ये हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम को हम लोग मेजरमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई रेखा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है और एक पॉइंट पर जाकर के ये वाई एक्स के पैरेलल हो जाती है। तो जहाँ पर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार में हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट में, उसके बाद जो एग्रीगेट सप्लाई लाइन होती है, एग्रीगेट सप्लाई लाइन वो क्या होती है, वो आपके लंब अक्ष के पैरेलल हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो, ये एग्रीगेट सप्लाई लाइन है जो आपकी मूल बिंदु से निकलती है और ये क्या होती है, हल तेजी से बढ़ती जाती है। जैसे पूर्ण रोजगार मिलता है पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई लाइन क्या होती है, पैरेलल टू द आधार, वो लंब अक्ष के हो जाती है और यहाँ पर इसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है। ये एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था कि एग्रीगेट सप्लाई लाइन कैसी होती है, बहुत अच्छा सिविल में पूछा था। तो दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप बट आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज इनइलास्टिक हो जाती है। ये क्या होती है, इनइलास्टिक हो जाती है, यानी बेलोचदार हो जाती है और जिसकी स्लोप इनफाइनाइट हो जाती है। तो जो एग्रीगेट सप्लाई लाइन होती है वो दो या आपका एक पॉजिटिव स्लोप होता है और एक उसका इनफाइनाइट स्लोप होता है। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में परेशान करता है। अब एग्रीगेट डिमांड जो होती है, एग्रीगेट डिमांड लाइन क्या होती है, कुछ ऐसी होती है। एग्रीगेट डिमांड किससे बनती है, C+I की हेल्प से बनती है और जहां पर एग्रीगेट डिमांड लाइन एग्रीगेट सप्लाई लाइन को कट करती है उस पॉइंट को हम लोग इफेक्टिव डिमांड पॉइंट कहते हैं। और ये इफेक्टिव डिमांड पॉइंट है और इफेक्टिव डिमांड पॉइंट में हमने इन पॉइंट्स को, ये हमारे पास नेशनल इनकम है, ये हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल है N1 और एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और ये हमारे पास क्या होता है इकोनॉमी में नेशनल इनकम लेवल है, नेशनल इनकम लेवल है। ठीक है, अब देखो ये फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज है, फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज दैट इज N2 है। तो ये स्टेज के बीच में कितना इंटरवल है, इस स्टेज के बीच में इंटरवल है, यानी मतलब कि अभी भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर नहीं है। अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम OY1 है बट अभी नेशनल इनकम और बढ़ सकती है, क्योंकि अगर इन जो व्यक्ति बेरोजगार हैं, ये अनएम्प्लॉयड हैं, इन व्यक्तियों को मैं अनएम्प्लॉयड की संज्ञा दूंगा। ये अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हैं जो बाजार में घूम रहे हैं, इनको अगर हम रोजगार में लगा दें तो निश्चित रूप से हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो कीन्स यही बात कहते हैं। कीन्स ने कहा कि उसके परिणाम स्वरूप आप अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दो। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए घाटे का बजट बना दो, लोगों का वेतन बढ़ा दो, सामाजिक एक्टिविटी वाले पर एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। ऊपर की ओर शिफ्ट होने के बाद एग्रीगेट डिमांड पॉइंट AD1 हो जाएगा। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका क्या मिल जाएगा, E1 मिल जाएगा। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होकर के क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, ठीक है, बट अभी भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पहुंचे और आपकी नेशनल इनकम कितनी बढ़ करके हो गई, आपकी नेशनल इनकम बढ़ करके Y2 हो गई। तो देखिए इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने से क्या फायदा मिला कि आपकी इकोनॉमी में रोजगार का स्तर बढ़ गया और आपकी इकोनॉमी में नेशनल इनकम बढ़ गया। तो एग्रीगेट डिमांड ने दोनों चीजों को इन्हेंस किया, एम्प्लॉयमेंट को एंड इनकम को। फिर से आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दीजिए। जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो आप देखिए यहां पर आ गए, कहां पर, F पॉइंट पर आ गए। एग्रीगेट डिमांड बढ़ करके AD2 हो जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाता है। और जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप नेशनल इनकम आपकी बढ़ करके कितनी हो जाती है, नेशनल इनकम बढ़ करके OY3 हो जाती है। तो नेशनल इनकम OY3 हो जाने से हमारा संतुलन बिंदु पॉइंट ये हो जाता है, OY3 हो जाता है। तो ये आपकी ऑप्टिमम स्टेज है। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम स्टेज। क्यों ऑप्टिमम स्टेज है, क्योंकि यहां पर जितने आपके लोग अर्थव्यवस्था में थे सबको रोजगार मिल गया और सबको रोजगार मिलने के साथ साथ आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ गई है, ऑप्टिमम जगह पर आ गई। इसके पूर्व इक्विलिब्रियम तो था बट वो क्या हो जाएगा, आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। पॉइंट E एंड E1
दैट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम, बट आपका एफ पॉइंट कहलाएगा ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट याद रखना, ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम की संज्ञा दिया जाएगा। ठीक है, कीन्स यही बात कहते हैं कि ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के पहले भी अर्थव्यवस्था संतुलन में हो सकती है, और अर्थव्यवस्था वही संतुलन के दो स्टेज हैं, दैट इज ई, दैट इज ई1। तो ये दो संतुलन की स्टेज है, यहां पर अर्थव्यवस्था संतुलन में है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में जरूरी नहीं कि अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, तो उसे हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम की संज्ञा देते हैं। अब इकोनॉमी देखो, यहां पर हमको अब एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतना ही एग्रीगेट डिमांड दैट इज सफिशिएंट फॉर इकोनॉमी। लेकिन हमारे पास कोई स्केल तो है नहीं, हम कैसे पता करेंगे? तो जब अर्थव्यवस्था में पुनः हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देंगे। एग्रीगेट डिमांड हमने पुनः बढ़ा दिया, एग्रीगेट डिमांड हमने पुनः बढ़ाया, एग्रीगेट डिमांड पुनः बढ़ाने के परिणाम स्वरूप देखो ये एग्रीगेट डिमांड आया। अब ऐसा एग्रीगेट डिमांड जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में रोजगार तो बढ़ा नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 के कारण रोजगार तो बढ़ा नहीं, केवल नेशनल इनकम लगता है बढ़ गई है, तो इसको हम इन्फ्लेशनरी इफेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। जब इकोनॉमी ऑप्टिमम के बाद भी आपने क्या किया? एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दिया, तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। देखो यहां पर केवल और केवल नेशनल इनकम आपकी बढ़ करके Y4 हो जाती है। तो इकोनॉमी में नेशनल इनकम केवल बढ़ करके Y4 हो जाती है। तो इस कंडीशन को, इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्टेज को इन्फ्लेशनरी स्टेज कहते हैं, और इकोनॉमी में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्फ्लेशन का शिकार होगी उपभोक्ताओं का। क्या हो जाएगा? हम इकोनॉमी में क्यों बढ़ाते हैं प्राइस, वस्तुओं का प्राइस? ताकि लोगों को रोजगार बढ़े। लेकिन यहां पर जब हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच गई है, तो हमने आखिर ऐसा स्टेप क्यों उठाया? तो इससे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट क्या करेगा? कंज्यूमर को लॉस करेगा, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमको ऐसी एक्टिविटी को नहीं एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था को हानि होगी। तो जब आपको अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड की पॉलिसी बनाइए, एग्रीगेट डिमांड की पॉलिसी बनाने के परिणाम स्वरूप आपको यह दिखाई पड़ जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल नेशनल इनकम बढ़ी है, केवल प्राइस बढ़ा है, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हुआ है, तो उस स्टेज को हम तुरंत बोल देंगे कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज से ऊपर की अवस्था में जा रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज से ऊपर की अवस्था में जा रहे हैं, और इन अवस्थाओं को बहुत अच्छे से हमको विचार करना होगा। ठीक है, इस तरह की हमको पॉलिसी नहीं बनानी होगी, नहीं तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी, और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक हो सकती है। तो कीन्स ने इस बात को स्वीकार किया। तो यानी फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज या ऑप्टिमम फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज, वहां के बाद अगर हम जाते हैं तो बैड है, उसके पहले रहते हैं तो बैड कंडीशन है। बैड कंडीशन का मतलब होता है लोग अनएम्प्लॉयड आपकी इकोनॉमी में घूम रहे हैं। तो आपको पॉलिसी बनाते वक्त इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ताकि हम एफ पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे रहें। यही ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट या ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, जहां पर हम संतुलन की अवस्था में बने रहेंगे। और यही था अर्थव्यवस्था में कीन्सियन मॉडल। और कीन्सियन मॉडल ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम को हम एग्रीगेट डिमांड के माध्यम से क्या होता है? ऑप्टिमम स्टेज की तरफ ले जा सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड थ्योरम, या इसे हम इफेक्टिव डिमांड थ्योरम, क्योंकि जहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मिलती है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड पॉइंट, तो वही इफेक्टिव डिमांड पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है। तो ये थी आपकी कीन्स की एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।